This conference will now be recorded. Subsequent expenditure. Subsequent expenditure मतलब आफ्टर इंस्टॉलेशन या आफ्टर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट या आफ्टर अवेलेबल फॉर यूज जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो खर्चे होंगे उस एसेट के ऊपर आफ्टर अवेलेबल फॉर यूज के बाद, जो पहले होते हैं वो तो आपको पता है एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे होते हैं, बट जब एक दफा एसेट अवेलेबल फॉर यूज पे कंडीशन पे आ गया, उसके बाद जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स आएंगे उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेप्ट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करते। वो कौन से? दैट enhance यूजफुल लाइफ, वो एक्सपेंसेस जिससे एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, वो हम एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे बल्कि एसेट की बुक वैल्यू में ऐड कर देंगे, एसेट की कैरिंग अमाउंट में जाकर ऐड कर देंगे। नंबर 2, दैट एनहांस सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी, दैट एनहांस सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो एसेट के ऊपर आपने खर्च किया या उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए पहले से सिग्निफिकेंटली, या उससे आने वाला रेवेन्यू बढ़ जाए, या कॉस्ट कम हो जाए, कॉस्ट पर यूनिट, यानी प्रोडक्शन बढ़ जाए, उससे आने वाला रेवेन्यू बढ़ जाए, या उस पे आने वाली कॉस्ट पहले से कम हो जाए, वो एक्सपेंसेस भी एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ा देंगे। मतलब बाकी तमाम एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो रूटीन के हैं, वो हमने एक्सपेंस आउट करने हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करने। बट वो एक्सपेंसेस जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाए या जिससे एसेट की सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी बढ़ जाए, तीसरे नंबर पे, या कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस कर दो, रिप्लेस्ड a significant part of an asset। मतलब एसेट का सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस करने का मतलब यह है कि उसकी अपनी एक लाइफ डिफाइन हो, यानी जो आपने पार्ट रिप्लेस किया है उसकी अपनी एक लाइफ हो, तो वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। या वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एसेट हो, चाहे उससे लाइफ बढ़े या ना बढ़े, वो भी आपने एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना देना। ओके होगी बात? तो ये तीन चीजें अगर या लाइफ बढ़ जाए एसेट की, या उसकी सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी बढ़ जाए,
या कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस कर दो तो उस एसेट को एसेट की बुक वैल्यू, जो जर्नल रूल है पहले वो लिखने, सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, बट ये 3 टाइप के, इसका क्या करेंगे, ऐड इन बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। या स्टैंडर्ड में कुछ इस तरह से वर्डिंग लिखी हुई है, एनहांस द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। मतलब अगर कोई एसेट जिसके ऊपर आप अवेलेबल फॉर यूज के बाद कोई एक्सपेंस करो, नॉर्मली वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करते हैं, बट अगर उससे लाइफ बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, या कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, तब वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ये तो हो गया जनरल रूल, जनरल प्रिंसिपल। अब जब हमने सवाल करना है, सवाल के अंदर अगर हम बुक्स की बात करें तो सिंपल जर्नल एंट्री पास कर देंगे, एसेट डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे। जाहिर सी बात है, एसेट में ऐड करना है तो एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। गॉट इट। और जो पुराना एसेट होगा, जो पार्ट अगर रिप्लेस किया है, जो ओल्ड पार्ट होगा उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो। जैसे डिस्पोजल को नहीं करते, डिस्पोजल वाला पोर्शन, वैसे डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक होगी बात। और अगर मैं इसकी डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो जो डेप्रिसिएशन है, 2 तरीके होंगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होगा और एक WDV मेथड होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करेंगे, जो आपने, ये सिर्फ उसके लिए होगा जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, जो एक्सपेंस में होगा वो तो इधर आएगा ही नहीं ना। ये सिर्फ वो अमाउंट होगी जो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो वो जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आपने किए होंगे, उसको डिवाइड करोगे न्यू लाइफ या रिमेनिंग लाइफ। मतलब अगर एसेट की लाइफ बढ़ गई तो नई लाइफ जो होगी उस पर डिवाइड करोगे, और अगर एसेट की लाइफ नहीं बढ़ी तो जो एसेट, जिस एसेट के ऊपर आपने ये एक्सपेंस किए हैं, उसकी जो बाकी लाइफ बच गई है उस पर डिवाइड कर देंगे, न्यू लाइफ या रिमेनिंग लाइफ। और WDV मेथड के अंदर सिंपल काम करना है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो भी किए हैं जो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय रेट। और इसको सिंपल एडिशन ही समझना है। जैसे हम एडिशन नहीं समझते, जो नया एसेट खरीद लें तो जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट में ऐड करने हैं, आपने उसको एडिशन ही ट्रीट करना है। ओके होगी बात। चलें जरा दोबारा एक दफा सुन लीजिएगा कि जितने भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स एसेट के ऊपर आते हैं, सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, मतलब एक्सपेंस में लिख देते हैं। बट अगर उनमें से 3 बातों का जिक्र हो जाए, लाइफ बढ़ा दें, एफिशिएंसी बढ़ा दें, या कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें। ठीक है। और ऐसे समझेंगे जैसे एक नया एसेट खरीदा है हमने, बट वो हिस्सा उसकी कॉस्ट का ही होगा जिस एसेट के ऊपर वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 17 ऑटम 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है 17 मार्क्स का, और उसने कहा है कि सिर्फ आपने अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है 1 साल की, 30 जून 2016। तो पढ़ लेते हैं जनाब। कहता है जी, कामरान एंटरप्राइज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% WDV
Depreciation is charged from the month the asset is available for use in operation up to the month prior to the disposal. मतलब जिस साल डिस्पोजल किया है ना आपने एसेट, जिस महीने, उस महीने की डेप्शन नहीं लेनी, उससे पहले पहले तक लेनी. Cost of its plant and machine and accumulated depreciation 1st July 15, 75 million and 17 million respectively. The following information is available in respect of its plant and machine for the year ended 30th June 2016. इस क्वेश्चन के अंदर हमने लेजर्स नहीं बनाने, जर्नल एंट्रीज पास करनी. तो पहले फॉर्मेट बना लें, जिस फॉर्मेट में आपने पेपर में क्वेश्चन हल करना है. कामरान एंटरप्राइज है, डेट, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, और यहां पर हम लिख लेते हैं रुपीज इन मिलियन, चाहे ऊपर लिख लो रुपीज इन मिलियन. वही 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन देखते जाएंगे और एंट्रीज पास करते जाएंगे. जी सबसे पहली ट्रांजैक्शन, टोटल 4 ट्रांजैक्शंस हैं, इन 4 ट्रांजैक्शन के 17 मार्क्स हैं. कहता है 1 अक्टूबर 2015 a second hand machine was acquired from a Chinese company for rupees 15 million. एक चाइना से मशीन खरीदी है, सेकंड हैंड है, 15 मिलियन. The machine was renovated and overhauled at a cost of rupees 3 million. याद रखें, जब कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदो, अपने इस्तेमाल करने से पहले अगर उसके ऊपर अगर कोई रेनोवेशन एक्सपेंस आते हैं तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं. जल्दी से ये बात नोट करके लिखें अपने बुक्स के ऊपर, नोट लिखें. इफ a second hand machine purchased, then all expenses incurred before use are capitalized. कैपिटलाइज का मतलब होता है कि एसेट की कॉस्ट में ऐड करना. कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, उसके ऊपर जितने भी खर्चे आएंगे उसके ऊपर अवेलेबल फॉर यूज से पहले हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे. तो जनाब ये 3 मिलियन भी उसमें ऐड कर देंगे, बट 25% ऑफ दिस एक्सपेंडिचर वाज परचेज ऑफ कंज्यूमेबल. कंज्यूमेबल उन चीजों को कहते हैं जो रूटीन में चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे ऑफिस सप्लाईज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे स्टेशनरी चीज होती है, जो लूज टूल्स होते हैं, कि ये वो चीजें हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल होती रहती हैं, उसको हमेशा एक्सपेंस आउट करते होते हैं. तो कहते हैं 15 मिलियन टोटल आपने पे किया, टोटल 18 मिलियन पे किया, ठीक है, जिसमें से 15 मिलियन प्लस 75% ऑफ 3 मिलियन. तो आप मुझे बताएं कंपाउंड एंट्री पास करवाना चाहते हो या जनरल सिंपल. पहले मुझे बताओ 3 मिलियन का 75% कितना आ रहा है? 3 मिलियन का 2.25. तो जो आपके पास मशीन है ना मेरे भाई, वो 15 मिलियन की नहीं है, बल्कि 17.25 मिलियन की. कितने क्या है? 17.25 मिलियन. और जो 0.75 मिलियन है वो कंज्यूमेबल एक्सपेंस है. राइट. तो आपने जब एंट्री पास करोगे 1 अक्टूबर 15 को,
1 अक्टूबर 15 को, तो मशीन डेबिट 17.25 से, कंज्यूमेबल डेबिट 0.75 से, और बैंक क्रेडिट 18 मिलियन से। अब चाहो तो मशीन टू बैंक 17.25 और कंज्यूमेबल एक्सपेंस टू बैंक 0.75 अलग अलग भी कर सकते हो। देखें, टोटल आपने 18 मिलियन पे किया, जिसमें से 17.25 मिलियन आपके पास मशीन की कॉस्ट आ गई और कंज्यूमेबल 0.75। एक शख्स का मैसेज है कि सर मैं कैश लिख सकता हूँ। कैश और बैंक एक ही चीज होती है, ठीक है। अगर साइलेंट हो तो आप कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी लिख दें, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन बैंक से ज्यादा खूबसूरत लगती है जी। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे। एक शख्स का मैसेज मिला कि सर रिपीट कर दें। देखें, आपने 15 मिलियन की एक मशीन खरीदी, उसको इस्तेमाल करने से पहले उसके ऊपर 3 मिलियन के एक्सपेंडिचर्स किए, बट उस 3 मिलियन में 725% एक्सपेंडिचर हैं कंज्यूमेबल्स के। तो आपने क्या किया, मशीन 15 मिलियन प्लस 2.25 जो उसके ऊपर खर्चा आया वो मशीन डेबिट होगी, बाकी कंज्यूमेबल में आ गया और 18 मिलियन का टोटल एक्सपेंस हुआ। ट्रांजैक्शन नंबर 2, 1 November 15, KE transferred a machine having list price 10 million from its stock in trade to its engineering department। 10 मिलियन का एसेट जो कि आपके स्टॉक में था, आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, आपने अपना ही स्टॉक, अपना एसेट बना लिया। तो मुझे बताओ 10 मिलियन से बनाएंगे या उसकी कॉस्ट फाइंड करोगे 20 कॉस्ट प्लस 25% से? आप डायरेक्ट 10 मिलियन से लिखोगे या इसकी कॉस्ट फाइंड करोगे? जो हजरात कह रहे हैं कॉस्ट फाइंड करेंगे तो वो जल्दी से कॉस्ट फाइंड भी करें। 25% ऑफ कॉस्ट है, जल्दी से कॉस्ट बता दे। 8 मिलियन, क्या सबको पता चल गया 8 मिलियन कैसे आया? फाइंड करवाने की जरूरत तो नहीं है। तो 1 November 15, मशीन डेबिट, परचेजेस क्रेडिट 8 मिलियन से, दूसरी एंट्री पास हो गई, मशीन डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। यहां पर मैंने कैश और बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एसेट मैंने अपने स्टॉक से अपना एसेट बनाया। तो यहां पर मशीन टू स्टॉक या मशीन टू परचेज लिखना ही ज्यादा बेनिफिशियल है जी जनाब। ट्रांजैक्शन नंबर 3, January 1, 16, certain worn out parts of a plant were replaced at a cost of rupees 4 million। certain parts जिसकी कॉस्ट 4 मिलियन है आपने रिप्लेस किए। The replaced parts neither enhance the useful life of the plant nor its efficiency। The old parts were sold for rupees 0.75 million। The plant was purchased। plant आपने 25 मिलियन का खरीदा था January 1, 2015। एक बात याद रखें, जब आप लोग कोई पार्ट रिप्लेस करते हो उससे चाहे लाइफ बढ़े या ना बढ़े, बट अगर वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है तो उसको आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, राइट?
और बनाने का तरीका क्या है, सिंपल, जैसे हम एडिशन की एंट्री पास करते हैं ना वैसे ही। फिर वो कहते हैं कि 1 मई 2016 को प्लांट डैमेज हो गया एंड रिमेन्ड इन ऑपरेटिव ऑफ द 1 मंथ। KE spent on the amount 3 million on the repair to restore the plant in working condition। कहता है 1 महीना हमारा प्लांट बेकार पड़ा रहा और उसको रिपेयर करने पे 3 मिलियन का खर्च भी हुआ। मुझे बताओ कि इस डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? 1 मंथ जो एसेट आपका बेकार पड़ा रहा, क्या WDV मेथड में उसके ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं, या डेप्रिसिएशन पूरे साल की लेंगे? बताएं जरा। जल्दी बताएं, किधर चले गए हो सारे? चले बात सुन लें फिर। एक बात याद रखें, अगर एसेट हमारा, अगर एसेट स्ट्रेट लाइन मेथड पे हो या WDV मेथड पे हो, तो एक बार जब डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाए तो फिर हमेशा डेप्रिशिएट होता रहेगा तब तक जब तक कि वो सेल आउट ना हो जाए या वो फुली डेप्रिशिएट ना हो जाए। ठीक है, चाहे वो आइडल पड़ा हुआ है, चाहे वो इन ऑपरेटिंग कंडीशन में है। हाँ, 2 सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें एसेट अगर खराब हो तो डेप्रिशिएट नहीं होता। पता है वो कौन सी 2 सिचुएशन है? अगर डेप्रिसिएशन का मेथड यूनिट बेस्ड हो या आवरली बेस्ड हो, बस, क्योंकि तब यूनिट प्रोड्यूस नहीं होंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में अगर एसेट आपने 1-2 महीने इस्तेमाल नहीं किया तो तब भी एसेट डेप्रिशिएट होगा। गॉट इट? अब आप मुझे बताएं, क्योंकि उसके बाद तो एक डिस्पोजल वाली एंट्री और काम बड़ा आसान है। अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो 4 मिलियन की अमाउंट है और 3 मिलियन की अमाउंट है, क्या दोनों एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे या दोनों एक्सपेंस आउट होंगे या एक एक्सपेंस आउट होगा और एक कैपिटलाइज होगा? क्योंकि एक 3 मिलियन का रिपेयर एक्सपेंस है और ऊपर 4 मिलियन का एक पार्ट रिप्लेस हो रहा है। जी जनाब, एक स्टूडेंट का मैसेज आ गया, दोनों एक्सपेंस आउट होंगे। बाकी बताएं जल्दी से। चले अब आप सुन लें, जो आपने पार्ट रिप्लेस किया है ना वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। मैंने अभी आपको कहा था कि अगर कोई पार्ट रिप्लेस हो तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट पार्ट हो, छोटे मोटे नहीं, सिग्निफिकेंट पार्ट हो। 4 मिलियन का है मतलब 40 लाख का पार्ट है रिप्लेस किया जो। और अगर यही रिपेयर और एक्सपेंस हो तो रिपेयर एक्सपेंस तब तक कैपिटलाइज नहीं करते जब तक लाइफ या एफिशिएंसी ना बढ़ा दे। तो जो 4 मिलियन है वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा और जो 3 मिलियन है वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो इसकी जब हम एंट्री पास करेंगे हाँ जी जनाब, जब हम एंट्री पास करेंगे तो पहली एंट्री पास होगी 1 जनवरी 2016 को, 1/1/16 को। मशीन डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट 4 मिलियन से। मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट 4 मिलियन से। और जो दूसरा 1 मई को हो रहा है काम, वो हमारा होगा रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट 3 मिलियन से। बात समझ लगी?
जब एसेट का कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस हो वो ऐड कर देते हैं, जब रिपेयर करे तो वो एक्सपेंस आउट करते हैं, अगर लाइफ या एफिशिएंसी ना बढ़े तो। अगर लाइफ या एफिशिएंसी रिपेयर से बढ़ जाती तो हम रिपेयर की बजाय मशीन डेबिट करते हैं। ओके होगी बात? लो जनाब, उसके बाद आ गई लास्ट। ऑन 1 अप्रैल 2016 a machine which was purchased on 1 July 2012 for rupees 12 million was completely damaged और सेल किस पे कर रहे हैं? 1.2 मिलियन। मतलब आपने एसेट सेल किया है, डैमेज हुआ एसेट सेल किया, तो हमारे पास कैश कितना आ रहा है? 1.2 मिलियन। हमारा एसेट कितने का जा रहा है? 12 मिलियन। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करके डेबिट कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा या वो गेन होगा या वो लॉस होगा। तो कर लेते हैं जनाब। डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2016। ऐसे इसकी एंट्री पहले पास करनी चाहिए थी डेट के हिसाब से। कैश या बैंक डेबिट 1.2 मिलियन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट ये फाइंड करनी पड़ेगी, और मशीन क्रेडिट $12 मिलियन से जो डिफरेंस आएगा वो मुझे लगता है इस पे लॉस ही होगा। उसकी वजह क्योंकि डैमेज मशीन है, डैमेज मशीन के ऊपर प्रॉफिट कम ही हुआ करते हैं। एक और एंट्री बच गई, कोई उस एंट्री के बारे में बता सकता है कौन सी एंट्री रह गई है? एक एंट्री बच गई, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये वर्किंग करके ही फाइंड होगी, ये वर्किंग करके ही फाइंड होगी। तो जनाब ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और अगर देखें इसमें आकर वर्किंग लास्ट दो एंट्रीज के ऊपर अप्लाई होगी तो ये मैक्सिमम दोनों एंट्रीज कितने के नंबर की हो जाएंगी? 8 नंबर की। तो फिर भी ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं जिसपे इतनी वर्किंग ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी, मोर देन 50% मार्क्स उसके ही थे। तो क्वेश्चन को आपने करके जरूर आना है पेपर। जी मेरे भाई आजा जरा वर्किंग कर लेते हैं, जो वर्किंग आपको पसंद है वैसे कर लें। डेप्रिसिएशन की वर्किंग पहले करते हैं। फॉर 30th जून 16 1715 ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करते हैं। ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करते हैं। तो जनाब ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू है कितनी अमाउंट है जनाब? 75 माइनस 70, ये है ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही डिस्पोजल है, 12 मिलियन माइनस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या डायरेक्ट बुक वैल्यू लिख ले, बल्कि हम बेहतर है डायरेक्ट बुक वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारी रूटीन है। ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू कोई बताएगा? ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू 75 माइनस 17 58 माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू WDV मेथड है, कॉस्ट इनटू 1 माइनस R की पावर T। कॉस्ट है मेरे भाई 112 मिलियन, 1 माइनस 0 पॉइंट, रेट है 10%। टाइम मुझे बता दे कोई। ट्वेल्व इंटू 1.10% की पावर 3
जी कितनी बुक वैल्यू आ गई? जी 8.748 8.748 मल्टीप्लाइड बाय 10%। अच्छा एक बात मुझे बताएं सारे लोग मिलके, ये जो मैंने दोनों पार्शियल फैक्टर नहीं लगाए, क्या इस बात की समझ लग गई सबको कि आपको पता है ना WDV मेथड के अंदर दो पार्शियल फैक्टर लगाते हैं, एक शुरू में और एक एंड पे। शुरू वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ईयर स्टार्ट से ही हमने एसिड खरीद लिया, और एंड वाला हम इसमें लगाते ही नहीं है। ये बात जब आपको सही तरह समझ लग जाएगी तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो क्यों की बात, तो बताएं जरा ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, और जो आंसर आ रहा है उसका 10% लें, कितनी अमाउंट आ गई? सर वो ब्रॉड डाउन की वैल्यू 58 नहीं है 60 है। ब्रॉड ऑन की वैल्यू 17 60 75 माइनस 17 है ना? 15 है। ओह सॉरी नहीं 17 है। 17 है जी। बताएं जनाब ब्रॉड ऑन की, मुझे बताएं डेप्शन कितनी आ गई? $58 minus 8.748 multiplied by 10%, 4.9252 4.925। फिर फॉरन डिस्पोजल पे आ जाए। डिस्पोजल है 1 अप्रैल 16 को, 1 अप्रैल 16 डिस्पोजल 8.748 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, टाइम बताएं जरा जल्दी से मुझे, कितना टाइम बन रहा है 1416 तक? 9/12 क्योंकि 30 जून ईयर एंड है। तो डेप्शन बता दें 4.748 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। $8.748 multiplied by 10% multiplied by 9/12, 0.6561। हम मिलियंस में कर रहे हैं ना। डन। 1416 का भी काम हो गया हमारा, और उसके बाद एडिशन है। पहली ट्रांजैक्शन का एडिशन है, दूसरी ट्रांजैक्शन का एडिशन है, और तीसरी 3 एडिशन है। पहला 1 अक्टूबर 15 को, 1 अक्टूबर 15 एडिशन 17.25 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। फिर दूसरा एडिशन है 1 नवंबर का, जो परचेज वाला एडिशन है 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 8/12। तीसरा एडिशन है वो जो पार्ट रिप्लेस किया है 1116, 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। खत्म जनाब। इसके अलावा कोई एडिशन नहीं है। देखें, एक एडिशन वो जो सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी, दूसरा एडिशन जो इन्वेंट्री से पार्ट उठा लिए, और तीसरा एडिशन जो पार्ट रिप्लेस किया। जल्दी से इसकी बताते हैं डेप्रिसिएशन। पहले बताएं 17.25 1.29375। दूसरा बता दें 0.53 and last one is 0.2 0. जनाब प्लस कर दे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। बट इसमें एक चीज हमने मिस कर दी है,
पहले ये बताएं, फिर मैं वो एंट्री भी एक पास करवाता हूं। पहले इसको सबको प्लस करें। $7.6 राउंड ऑफ कर देते हैं। 7.6 डन। एक एंट्री हमने मिस कर दी है, वो ये है, ये जो पुराना द ओल्ड पार्ट वर सोल्ड फॉर रुपीज 0.75 मिलियन, इसकी एंट्री हमने पास नहीं की, इसकी एंट्री हमने पास नहीं की। ये एंट्री हम पास करते हैं, यहां पर ही पास करनी थी जहां पर ये रिपेयर आपने मशीन, जहां पर फर्स्ट मे को एक और एंट्री आपने पास करनी है। ऊपर मैं नीचे पास कर देता हूं, फर्स्ट मे को कैश या बैंक डेबिट 0.75 मिलियन, स्क्रैप सेल क्रेडिट 0.75 मिलियन। ये आप एक एंट्री पास कर लें। मजीद जो पुराना स्क्रैप बेचा था, पुराना पार्ट बेचा था, कैश डेबिट स्क्रैप सेल्स क्रेडिट। अच्छा आप बताएं, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम में मसला आ रहा है। 30 जून हमारा ईयर एंड है, जिसका मतलब ईयर एंड जब हमने एसेट खरीदा तब से लेकर हमने ईयर एंड तक टाइम काउंट करना है। स्क्रैप सेल का मतलब है जब आप लोग कोई एसेट अपना स्क्रैप के तौर पर बेच देते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा 17 मार्क्स था मेरे भाई, 17 मार्क्स का। इसके लेजर भी बन सकता था, लेकिन लेजर उसने हमसे पूछा ही नहीं। ओके होगी बात। हमने जो नया कॉन्सेप्ट सीखा है वो इसके अंदर सीखा है सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। तो आपने अब जो खुद से सवाल करना है वो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सर एक एंट्री रहती है अभी ऊपर, कौन सी? सर वो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो जो कंपाउंड एंट्री थी। किस चीज की? अच्छा माजरत, ये एसेट की अमाउंट लिखनी रहती है। ये तो आ गई ना, फाइंड कर लो ना। ये 12 माइनस 8.748, कितना आंसर आ गया? 12 माइनस 8.748 बताया जनाब, कितना आंसर आ गया इसका? 12 माइनस 3.25 कितना? 3.25 3.9089 एक मैसेज मुझे मिला। 3.252 प्लस ये डेप्शन भी ऐड हो जाएगी 0.6561। तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी आ गई? 3. इन दो प्लस कर दें, 3.2 है 3.9081, 3.9081 और इसका जो डिफरेंस आ जाए वो लॉस है। डिफरेंस बता दें, 12 माइनस 1.2 माइनस 3.9081, कितना आ रहा है डिफरेंस लॉस का? 6.8। ओके होगी बात। ओके जनाब, कल आपने एक सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा सवाल है ये भी। और कल साथ ही मैं एक नया कॉन्सेप्ट कल डिस्कस करूंगा। ये आपने करना है क्वेश्चन, फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला क्वेश्चन लाजमी करना है। ऑटम 2014 में आया हुआ ये सवाल, ऑटम 2014 10 मार्क्स का ये सवाल आया पेपर में। ये आपने लाजमी करना है कल, ठीक है। और कल इंशाल्लाह फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और ये तकरीबन अब कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह
जब हमारी फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी तो कॉस्ट मॉडल के सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, ओके सर, जी। हाँ सर जी क्वेश्चन है जी सर एक। सर रिपेयर एक्सपेंस से अगर एफिशिएंसी बढ़ जाए तो वो फिर मशीन में डेबिट करेंगे? वो मशीन डेबिट हो जाएगी, फिर एक्सपेंस और नहीं होंगे, फिर मशीन डेबिट होगी। ठीक है अगर सर। एफिशिएंसी बढ़ेगी या लाइफ बढ़ेगी तो फिर एसेट डेबिट होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर सर कल वाला लेक्चर मिल जाएगा? जी मिल जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। जी।